हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिल जाती है। क्लास के कुछ बेनिफिट्स बताते हैं। देखो, इस क्लास में ना जो डेली एडिटोरियल होता है द हिंदू का, वहाँ से वोकैब मैं सेलेक्ट करता हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जी हाँ, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकैब होती है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर मिलती है वो, और उसको तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है। इतनी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि ये वर्ड्स एज इट इज़ आपको रखे हुए मिलते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ भी फालतू मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाता हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि ये क्लास वोकैब की सबसे बेस्ट क्लास है ऑन यूट्यूब। उसका रीज़न है, वो मैं रीज़न अभी बताता हूँ क्या रीज़न है। देखो, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सभी अपना एफर्ट्स करते हैं, बट आपको इस क्लास में स्पेशल क्या मिलता है मैं वो बता देता हूँ जो और जगह नहीं मिलेगा। देखो, पहले वोकैब होगी, वोकैब की मैं इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना उसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि भाई ये पार्ट ऑफ स्पीच ये है। देन उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग उसी के साथ में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। देन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा इसी क्लास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिल जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल जाती हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी मुझे एक बार बताओ, इसके अलावा भी कहीं वोकैब है क्या? एक ही क्लास में, एक सिंगल क्लास में आपको ये सारा कुछ मिल जा रहा है डेली बेसिस पर, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। द हिंदू की वोकैब सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछी जाती है, वही मैं आपके सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ। उसके अलावा एंटोनियम सिनोनिम्स मिल जा रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख लो कितनी सारी चीज़ आपको एक ही क्लास में मिल गई। अच्छा, ये क्लास बेस्ट क्यों है? ये जो लास्ट में चीज़ें हैं ना, ये जो ट्रिकी एमसीक्यूज है, ये इस क्लास को बेस्ट बनाता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि ट्रिकी एमसीक्यूज बना लेता हूँ हर वर्ड का, हर इडियम का, हर फ्रेजल वर्ब का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सिंगल एमसीक्यू बन जाता है, और उससे लास्ट में मैं आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद तो आपको परमानेंटली याद हो जाता है क्लास के ही अंदर। कोई आपको एफर्ट्स नहीं करना, आपको सिंपल बस क्लास को देख लेना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना है, और लास्ट में जो ट्रिकी एमसीक्यूज है उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। बस इतना ही है, आपको इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने। इतने में ही आपको वोकैब डेली याद हो जाएगी। और जब आप डेली इसके सेशन लेते हो क्लास के रोज़ के, तो फिर तो भाई आप जब चीज़ें रिपीट होंगी, है ना, रोज़ नई नई चीज़ें सीखोगे, तो आपका जो वोकैब का लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। आपकी वोकैब, आप वोकैब के चैंपियन बन जाओगे कुछ ही महीने के अंदर। ये है। और उसके अलावा जी, देखो, मॉर्निंग में ना 7 से 7:30 के बीच में एक एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है। ठीक है, एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास होती है, उसमें भी हम बहुत तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। और वहाँ पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जिन बच्चों का कमज़ोर है कि उनको रीडिंग करना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही चीज़ें, वो करें, रीडिंग उससे कम मजबूत हो जाएगी आपकी। और इंग्लिश जो ग्रामर है, जो ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश का, वो भी वहाँ से कवर हो जाएगा। तो वोकैब यहाँ से इस वाले वीडियो को अगर आप डेली देखेंगे तो यहाँ से आपकी वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। अगर वहाँ से आप एडिटोरियल देखते हैं तो वहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। और अगर आपकी दोनों चीज़ें कमज़ोर हैं, भाई आपको रीडिंग में भी दिक्कत आती है, आपकी ग्रामर भी कमज़ोर है, और आपकी वोकैब भी कमज़ोर है, तब आप इन दोनों क्लासेस को डेली लो। डेली बेसिस पर आधा आधा पौना घंटे की क्लास होती हैं, आप उसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। तो जब ये दोनों क्लासेस आप कंबाइन करके देखते हो तो भाई साहब आपका इंग्लिश का लेवल कुछ ही महीनों में कहाँ पहुँच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन दोनों क्लासेस के। यार 3 घंटे बनाने में लगते हैं क्लासेस को, आप सोचो कुछ तो इसमें मटेरियल होगा अच्छा। तो भाई इसको इग्नोर मत करो, इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पर लिया करें। कल ही आपको एक अच्छा चैनल मिल गया, आपने उसको सब्सक्राइब करके छोड़ दिया कि पढ़ लेंगे। अरे कब पढ़ोगे भाई? देखो, अभी साल शुरू हुआ था 2025 और 2 महीने निकल गए, पता भी नहीं लगा कब निकल गए। ऐसे ही साल निकल जाते हैं, 5 साल निकल जाते हैं, पता नहीं लगता कब निकल गया। तो भाई आदत डालो, रोज़ खुद को खींच कर लाओ, रोज़ आप क्लास लगाएं, पढ़ें अच्छे से, सारे सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई करें और अपनी जॉब लें। ज़्यादा तैयारी सालों साल मत खींचें, इसी साल आप क्लियर करें सारी चीज़ें और जॉब लें, अपना लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है जी। और अच्छा, इस क्लास का आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कब उठा सकते हो? देखो, पीडीएफ मैं अवेलेबल करा देता हूँ टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, एक बार पूरी पीडीएफ को पढ़ो, है ना, सारा कुछ एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लो, 5 से 10 मिनट में आप पढ़ जाओगे उसको, पूरी पीडीएफ को। उसके बाद जो लास्ट में जो ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, इनकी आप खुद से प्रैक्टिस करो। लास्ट में आपको मिल जाएगी आंसर की, और खुद अटेम्प्ट करो और देखो कि भाई आप कितने चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जा रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं डेली, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको वोकैब के डेली, एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है ये, और क्लास भी है साथ के साथ।
तो 20 से 25 क्वेश्चंस में अगर आपने 15 भी कर लिए ना, अगर आपको 15 भी याद हो गए, भाई साहब आप मान के चलना कि आप एक एडवांस लेवल पर खेल रहे हो फिर। ठीक है जी, तो ये काम ज़रूर करें। चलिए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है और इन नियर फ्यूचर भी बहुत जल्दी हम लाएंगे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, कुछ ग्रामर की सीरीज शुरू करेंगे और बेसिक वोकैब, जिन बच्चों को वोकैब समझ में नहीं आती है उनके लिए बेसिक वोकैब की भी सीरीज लेकर आऊँगा मैं। बेनिफिशरीज बता देता हूँ भाई, किसको बेनिफिट होगा। जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो एससीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सभी जगह पर जितनी वोकैब आएगी वो सब यहाँ से फ़ायदा लेंगे। बैंक में भी ये एज इट इज़ वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। रेलवे, डिफेंस में जैसे कि सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी बहुत रिलेवेंस है इस क्लास की, क्योंकि आप आंसर राइटिंग तभी कर पाते हो जब आपकी एक वोकैब अच्छी है। अगर आपको वर्ड्स नहीं आते, आपके पास कितना भी नॉलेज है वो सब बेकार है, वेस्ट है। जब आप अपने नॉलेज को शब्दों में नहीं ढाल सकते ना, आप कह नहीं सकते, किसी से बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर वोकैब बहुत ही अच्छे दर्जे की, क्योंकि जो एडिटोरियल में वोकैब यूज होती है वो बेस्ट वोकैब होती है। अच्छे अच्छे वर्ड्स, बहुत बड़ा स्कॉलर इसको लिखता है यार एडिटोरियल को, तो वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी इसलिए ज़रूरी होती है। चलिए, अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। चलिए, पहला वर्ड है फुटफॉल, नाउन होता है। पदचाप या फिर आगंतुकों की संख्या, द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, जो पैर की चलने की जो स्टेप्स की आवाज़ होती है ना, उसको बोलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग अ प्लेस, या फिर लोग जो आ रहे हैं उसकी संख्या को भी फुटफॉल बोलते हैं। द शॉपकीपर नोटिस, शॉपकीपर ने क्या नोटिस करा, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज बढ़ता हुआ, इन फुटफॉल आफ्टर द स्टोर रिनोवेशन। फुटफॉल मतलब लोग आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, उनकी आवाज़ें आ रही थी आफ्टर द स्टोर रिनोवेशन। स्टेप्स होना, सिनोनिम स्टेप्स होता है। ट्रेड और विजिटर काउंट, इनको बोलते हैं फुटफॉल। अच्छा, एक तरफ तो आवाज़ आ रही है ना, काफ़ी उनकी चलने की फिरने की आवाज़ आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ साइलेंस है एकदम, इनएक्टिविटी है, मतलब सब कुछ स्थिर है। एम्प्टीनेस है। 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है रिप्लीट, एडजेक्टिव होता है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है भरा हुआ या परिपूर्ण। फिल्ड और वेल सप्लाइड विथ समथिंग, भरा हुआ है, किसी चीज़ की सप्लाई बहुत अच्छे से है, तो उसी को बोलते हैं रिप्लीट। द नोवेल वॉज रिप्लीट विद, नोवेल कैसा था, भरा हुआ था, किस चीज़ से, सस्पेंस से और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से, मतलब उसमें अनएक्सपेक्टेडली ट्विस्ट आ जा रहे थे। ठीक है जी, चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है फुल। फुल होना कोई चीज़, अबंडेंट होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, और पैक्ड होना, है ना, पैक्ड होना। पैक्ड है, एकदम भरा हुआ है, अबंडेंट है और फुल है, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, अबंडेंट है, लेकिन एक तरफ एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल, लैकिंग है, उसके अंदर कमी है चीज़ों की, और डेफिशिएंट है ना, कमी को ही बोलते हैं डेफिशिएंट। तो एबंडेंट मार्क कर लो और डेफिशिएंट मार्क कर लो, तो ये तीनों इसके हो गए एंटोनियम्स, एम्प्टी, लैकिंग और डेफिशिएंट। अगला वर्ड है सफाइस, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पर्याप्त होना, ये भी वही है। देखो, एबंडेंट, रेप्लीट और सफाइस एक जैसे ही वर्ड है ये। पर्याप्त होना या फिर संतुष्ट करना। बी एनफ और एडुकेट, कोई चीज़ एडुकेट है, एनफ है, उसी को बोलते हैं सफाइस। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विल सफाइस, तो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, सफाइस करेगा, काफ़ी हो जाएगा फॉर नाउ, अभी के लिए। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर, हम इसको डिटेल में बाद में देख लेंगे। तो सफाइस करना, सेटिस्फाई करना, फुलफिल करना और मीट करना, तो संतुष्ट करने को बोलते हैं पर्याप्त होना या फिर संतुष्ट करना। एक तरफ तो चीज़ें संतुष्ट कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, सफिशिएंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें इनसफिशिएंट हैं, इनएडिक्वेट हैं और फेल हो रही हैं कि वो संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है सिमरिंग, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। अच्छा, हिंदी में मीनिंग है इसका धीरे धीरे उबलना, दबा हुआ गुस्सा, मतलब जो चीज़ सुलग रही है ना, उसको ही तो बोलते हैं सिमरिंग कर रही है। कुकिंग एट ए लो टेम्परेचर, कुक हो रहा है एक बहुत हल्के से टेम्परेचर पर। बिल्डिंग अप टेंशन और एंगर, और टेंशन या फिर एंगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे सुलग रही हैं चीज़ें। द डिस्प्यूट हैड बीन सिमरिंग, डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट था झगड़ा, तो झगड़ा क्या हो रहा है, धीरे धीरे सुलग रहा था फॉर वीक्स, हफ्तों तक, बिफोर इट फाइनली इरप्टेड इनटू वायलेंस, और वो बाद में क्या हो गया है, वायलेंस में बदल गया। देखो, कोई भी चीज़ शुरू होती है ना, कोई भी दंगा या फिर कोई भी फसाद शुरू होता है,
उसके पहले ना धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही होती हैं, तो उसी को बोलते हैं सिमरिंग होना। एकदम से थोड़ी ना हो जाता है कोई भी झगड़ा या कुछ भी, वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, तो उसको बोलते हैं सिमरिंग करना। बॉइलिंग, सीदिंग और ब्रूइंग। ब्रूइंग को मार्क करो, बढ़िया वर्ड है। सीदिंग भी ठीक है, सीदिंग और ब्रूइंग को मार्क कर लो, है ना। ये वही है, धीरे धीरे बढ़ना चीज़ों का। अच्छा, एक तरफ तो गुस्सा उबल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कूलिंग है, शांत है चीज़ें, कामिंग है, और सप्रेसिंग है, दबी हुई हैं। सप्रेसिंग मतलब दबी हुई हैं चीज़ें। काउंटिनेंस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है चेहरा या फिर समर्थन करना। फेशियल एक्सप्रेशन को बोल देते हैं भाई काउंटिनेंस, टू टॉलरेट और अप्रूव ऑफ समथिंग। हर काम काउंटिनेंस, उसका जो शांत एकदम चेहरे के भाव थे ना, काउंटिनेंस मतलब चेहरे का भाव। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने क्या कर दिया, सभी को इम्प्रेस कर लिया, अपनी तरफ मोहित कर लिया। एक्सप्रेशन, अपीयरेंस और सपोर्ट, तीन हो गए। देखो चेहरे का भाव है तो एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है और सपोर्ट है, तीनों चीज़ें इसमें सिनोनिम्स बन गई। अच्छा, एक तरफ तो समर्थन है, चेहरे का भाव समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसका सपोर्ट की वजह से फिर इसको एंटोनियम बना दिया, डिसअप्रूव हो रहा है, अपोज हो रहा है और कंडेम हो रहा है। तीन इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है रिलक्टेंट, एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है अनिच्छुक होना या फिर हिचकिचाने वाला। अनविलिंग और हेजिटेंट, कोई व्यक्ति हेजिटेंट है, कहने से हिचकिचा रहा है किसी बात को, तो वही होता है रिलक्टेंट। ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द न्यू जॉब ऑफर डिस्पाइट द हाई सैलरी। वो कैसा था, वो हिचकिचा रहा था या फिर अनविलिंग था, अनिच्छुक था, रिलक्टेंट था एक्सेप्ट करने में नए जॉब का ऑफर, और किस चीज़ के बावजूद, डिस्पाइट द हाई सैलरी, हाई सैलरी के बावजूद वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, रिलक्टेंट था, हिचकिचा रहा था, अनविलिंग था, अनिच्छुक था। हेजिटेंट होना, अनविलिंग होना और रेजिस्टेंट, तीन इसमें सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अनिच्छुक हैं, आप चीज़ों की करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ईगर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, विलिंग हैं और एंथुसियास्टिक हैं, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ईगर, विलिंग और एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट, अगला है कैटेस्ट्रोफे। कैटेस्ट्रोफे नाउन होता है, आपदा या संकट को बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे। अ सडन डिजास्टर और मिसफॉर्चून, एक अचानक से कोई डिजास्टर आ जाता है, आपदा आ जाती है, मिसफॉर्चून हो जाता है, उसी को बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे। कैलेमिटी भी बोल सकते हो। द अर्थक्वेक वॉज अ मेजर कैटेस्ट्रोफे। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, भूकंप क्या था, एक बहुत बड़ी तबाही थी। दैट लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस, जिसने हजारों लोगों को होमलेस बना दिया, बेघर बना दिया। डिजास्टर होना, कैलेमिटी और ट्रेजिडी, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। कैलेमिटी को मार्क करो, वही मतलब है आपदा, संकट, डिजास्टर और ट्रेजिडी। ट्रेजिडी भी ठीक है, इसको भी मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो ट्रेजिडी है, आपदा है, चीज़ों की तबाही हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लेसिंग है, आशीर्वाद में है चीज़ें, और फॉर्चून में है और सक्सेस में है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ब्लेसिंग, फॉर्चून और सक्सेस। नेक्स्ट, आपको ना ये देखो रटना नहीं होता है यार, आप चीज़ों को रटो मत। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वर्ड है, इसकी ये मीनिंग है, अब आप इनको रटने लग जाओ कि इसके सिनोनिम रट दो, कैटेस्ट्रोफी, डिजास्टर, डिजास्टर, कैलेमिटी। अरे ऐसे नहीं करना होता है, केवल समझना है चीज़ों को। कैटेस्ट्रोफी आपदा संकट को बोलते हैं, वही मीनिंग डिजास्टर देता है, वही मीनिंग कैलेमिटी देती है, वही मीनिंग ट्रेजिडी का निकलता है। अब एक तरफ चीज़ें अगर आपदा हैं तो उसका उल्टा फिर ब्लेसिंग हो सकता है, फॉर्चून हो सकता है, तो बस केवल समझ लेना है, बाकी आपको रटने नहीं है ये एंटोनिम सिनोनिम, समझ लो, उसी उतने से ही हो जाएगा बस। कंसेंसस नाउन होता है ये। देखो 4-5 हज़ार वर्ड है ना, 4 से 5 हज़ार वर्ड हैं बस, इतने अगर जब आप पढ़ लोगे ना तो बस इतने में हो जाएगा यार, इससे ज़्यादा है ही नहीं। 4-5 हज़ार वर्ड्स में कितने दिन लगेंगे, कुछ ही दिनों में सारे वर्ड्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। जो लोग शुरू से क्लास लगा रहे हैं उनको पता है कि 4-5 हज़ार वर्ड्स हैं, और वो भाई जब रोज़ ही होंगी चीज़ें तो रिपीट होंगी ना। अब जब लगातार क्लास लगा रहे हैं जो बच्चे, उनको देखने को मिलता होगा कि यार अरे यार ये कंसेंसस तो उस दिन भी सर ने पढ़ाया था, तो जब ये आज रिपीट हुआ है तो वो याद आ गया सारा कुछ। तो बस वैसे ही जैसे आप बस सुनते जाओगे ना धीरे धीरे, तो वो बस आपकी मेमोरी में रिकॉल होंगी और बस वो परमानेंट होती चली जाएंगी, और कुछ ही दिनों में भाई इसमें मुझे लगता नहीं है कि वोकैब में फिर आपको दिक्कत आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेंसस नाउन होता है, इसका मतलब होता है आम सहमति या फिर एकमत। जनरल एग्रीमेंट को बोलते हैं अमंग अ ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में, लोगों के बीच में एक आम सहमति है, एग्री कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं कंसेंसस। द कमिटी रीच्ड अ कंसेंसस, कमिटी कहाँ पहुंची है, एक सहमति पर पहुंची है, ऑन द बजट प्रपोजल, बजट प्रपोजल में। अग्रीमेंट होना,
हार्मनी होना और यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी मतलब एकमतता है, एक साथ बातें हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, यूनैनिमिटी मार्क करो और हार्मनी भी मार्क करो। ये जो मार्क मैं करवाता हूँ इनको देख लिया करो, ये इनका कहीं से अलग से लिख लिया करो, ये भी अच्छे वर्ड्स हैं। एक वर्ड हो गया ये जो मैं नंबरिंग में दे रहा हूँ, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो मैंने सेलेक्ट करे हैं। और जो एंटोनियम सिनोनिम्स में आ जा रहे हैं उनको भी मैं सेलेक्ट करवा देता हूँ, क्योंकि इनके चांसेस बहुत हाई हैं एग्जाम में। तो ये आपको एज इट इज़ रखे हुए मिलते हैं। चलिए, एक तरफ तो देखो एग्रीमेंट हो रहा है, सहमति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ डिसएग्रीमेंट है, सहमति नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, मतभेद हो रहे हैं, अपोजिशन है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट और अपोजिशन। कन्फ्लिक्ट कर लो मार्क। आगे मिटिगेट वर्ब होती है कम करने को या फिर शमन करने को बोलते हैं। मिटिगेट करना, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ का इलाज करना, मिटिगेट करना। टू रिड्यूस द सिविरिटी और सीरियसनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जो काफ़ी ज़्यादा गंभीरता थी उसको कम कर देना, उसी को बोलते हैं मिटिगेट करना। द न्यू पॉलिसी एम्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो नई पॉलिसी आई है ना, उसका क्या एम है? वो एम करती है कि भाई वो मिटिगेट करेगी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको मिटिगेट करेगी, कम करेगी। रिड्यूस करना, लेसन करना और एलिविएट करना। देखो लेस से बना है लेसन, तो लेसन मतलब लेस कम होता है, तो लेसन मतलब कम कर देना किसी चीज़ को। मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। एलिविएट बहुत अच्छा वर्ड है, वही कम करने को बोलते हैं एलिविएट। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें कम करी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटेंसिफाई, उसकी तीव्रता को बढ़ा रहे हो, वर्सन कर रहे हो। वर्ष से बना है, वर्ष होता है खराब, वर्सन करना किसी चीज़ को खराब करना। अग्रावेट मतलब बढ़ा देना चीज़ों को। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अग्रावेट मार्क कर लो, ये अच्छा वर्ड है। प्रोमिनेंट है अगला वर्ड। प्रोमिनेंट होता है एक एडजेक्टिव, प्रमुख को या फिर प्रसिद्ध को बोलते हैं प्रोमिनेंट। इंपॉर्टेंट है कोई चीज़, वेल नोन है और ईजिली नोटिसेबल है, मतलब आप उसको आराम से नोटिस आसानी से कर सकते हो, उसी को बोलते हैं प्रोमिनेंट, प्रमुख प्रसिद्ध। शी इज़ अ प्रोमिनेंट लीडर, वो कैसी है? एक प्रोमिनेंट लीडर है इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। वो एनवायरमेंट के जो एक्टिविज्म है, जो एनवायरमेंट के कार्यक्रम हैं उनमें वो एक प्रोमिनेंट लीडर है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी क्या है? एक प्रोमिनेंट लीडर है ना, अलग से नजर आते हैं, वो प्रसिद्ध हैं एकदम, प्रमुख। तो प्रोमिनेंट वही प्रसिद्ध और प्रमुख या फिर इंपॉर्टेंट, वेल नोन। फेमस होना कोई चीज़, नोटिसेबल होना और डिस्टिंग्विश्ड होना। 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। डिस्टिंग्विश्ड कर लो मार्क इसमें, बाकी तो नोटिसेबल और फेमस तो सिंपल है। अच्छा, एक तरफ तो फेमस है, सब जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अननोन है, किसी को पता ही नहीं है। इनसिग्निफिकेंट है, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑब्सक्योर है, तो वही मीनिंग आ जाता है तीनों का, प्रसिद्ध ना होना या फिर छुपे होना, जानकारी उसकी ना होना। ऑब्सक्योर मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी होता है एक नाउन, उन्माद या फिर उत्तेजना को बोलते हैं फ्रेंजी, है ना। स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, एक ऐसा एक्साइटमेंट है जो अनकंट्रोल्ड है या फिर वाइल्ड बिहेवियर है, उसी को बोलते हैं फ्रेंजी। द न्यूज़ ऑफ द एक्टर्स अराइवल, जो एक्टर के अराइवल की न्यूज़ थी, कोज्ड अ फ्रेंजी अमंग हिज फैंस। तो भाई कोई एक्टर आ रहा है, उसकी खबर आ गई, तो न्यूज़ है उसकी एक्टर के अराइवल की आने की, उससे क्या कोज हो, उससे क्या उत्पन्न हो गया है? एक फ्रेंजी, एक पागलपन, एक उन्माद हो गया है। तो उसके फैंस के बीच में पागल हो जाते हैं ना फैंस तो सुन के कि हमारा फेवरेट एक्टर आ रहा है। हिस्टीरिया सिनोनिम हो जाता है मैडनेस और टर्मोइल। इसमें टर्मोइल मार्क करो और हिस्टीरिया मार्क करो। हिस्टीरिया बोलते हैं पागलपन को। तो जैसे एक वर्ड है मास हिस्टीरिया, तो मास हिस्टीरिया का मतलब क्या है? सामूहिक पागलपन। सभी लोग अगर पागल हो जा रहे हैं किसी चीज़ के पीछे तो उसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। जैसे आजकल रील बनाने के पीछे लोग वाक क्या है, क्या रील का क्या चल रहा है? मास हिस्टीरिया चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं, पागल हैं बिल्कुल। रील बनाने से मतलब मौतें हो रही हैं यार, रील बनाने के चक्कर में लोगों की मौतें हो रही हैं। तो वही है, मास हिस्टीरिया हो रहा है, मैडनेस हो रही है और टर्मोइल है। अच्छा, एक तरफ तो उन्माद है, उत्तेजना है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ कामनेस है, एकदम शांति है, पीस है, ऑर्डर है। ठीक है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कामनेस, पीस और ऑर्डर। चलिए, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स। अब करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। वो हर एग्ज़ाम में वहाँ से रिपीट होते हैं 2 से 3 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आप उनको ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर के सारे ईडियम्स और फ्रेजेस हैं और तरीके से उनको ट्रिक के साथ में समझाया है। एक ही बार में पढ़ोगे, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। 1-1 घंटे की 2 वीडियो हैं, 100 इन ईच रखा है, तो भाई वो आप अपने पहले 2-3 मार्क्स वहाँ से सिक्योर करो, ज़रूर उनको देख लो। चलिए आज का शुरू करते हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अप्रत्याशित घटना, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक अचानक से हुई हुई घटना है, तो उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अच्छा, बोल्ट क्या होता है? बोल्ट होता है कोई भी चीज़, और वो क्या है? लोहे का होता है ना बोल्ट। और ब्लू, आकाश क्या होता है? ब्लू है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मतलब आकाश से अचानक से कोई बोल्ट आ गया, तो वो कैसे आएगा? अचानक से ही तो आएगा, वो एकदम से गिर जाएगा। तो सडन है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, उम्मीद नहीं थी ना, आकाश से कहाँ बोल्ट गिरता है, लेकिन वहाँ पर गिर गया। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से कोई घटना हो गई है। द अनाउंसमेंट ऑफ दियर डाइवोर्स, जो उनके डाइवोर्स का अनाउंसमेंट था, केम एज आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से आ गया वो। तो वही है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक से हो जाना कोई चीज़। बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद का, अरे ये तो सिंपल है। बोन मतलब हड्डी, तो वही है राड़ की जड़, विवाद का कारण, फसाद का कारण, तो उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कोई एक ऐसा मैटर है, ऐसा मुद्दा है जो कि डिस्प्यूट, झगड़े का कारण है, डिसएग्रीमेंट का कारण है, उसी को बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। द प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, भाई बहन होते हैं ना, उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। जो प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस है ना, जो उसकी विरासत है, भाई आपस में प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांटा जाना चाहिए, वो क्या बन गया? बोन ऑफ कंटेंशन बन गया, झगड़े का कारण बन गया। बहुत सारे सिबलिंग्स में, भाई बहनों में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि प्रॉपर्टी को, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाए। तो वही है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े का कारण, विवाद का कारण। बून स्लैश ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोन इन डिस्गाइज या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। बून या ब्लेसिंग वरदान को बोलते हैं। डिस्गाइज मतलब कोई खराब चीज़ हो रही थी, हमको लग रहा था वो खराब है, लेकिन उसमें एक आशीर्वाद, एक आशीष छिपा था। समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, शुरू में तो वो चीज़ खराब लगती है, बट टर्न्स आउट बेनिफिशियल, लेकिन बाद में वो अच्छी हो जाती है साबित। लॉजिंग हिज जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसकी जो जॉब उसने खो दी थी वो क्या थी? वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, छिपा हुआ वरदान थी। एज इट लेड हिम टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, कोई व्यक्ति है, उसकी जॉब चली गई थी, वो परेशान था, यार मैं बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन उसके पास जब वो नौकरी चल जाने के बाद उसके पास जो टाइम बचा, उसमें उसने एक बिजनेस सेटअप कर लिया। तो भाई ये क्या हो गया? ये उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, छिपा हुआ वरदान साबित हो गई। बॉसम फ्रेंड, गहरे दोस्त को बोलते हैं। अ वेरी क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, याद ही होगा यार सबको, बोसम फ्रेंड है। बोसम फ्रेंड है मतलब हर जगह आपको मिलेगा वो। कुछ लोग होते हैं ना, दो दोस्त होते हैं, वो आपको हर जगह नज़र आते हैं, एक साथ ही नज़र आते हैं, 10 साल 15 साल से वो आपको वो हमेशा साथ ही नज़र आ रहे होंगे। तो जिस भी पार्टी में आप जाओगे, जहाँ भी घूम रहे होंगे, वो साथ मिलते हैं, तो मतलब बोसम फ्रेंड है, काफ़ी गहरे दोस्त हैं। दे हैव बीन बोसम फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वैसे 15 साल कोई दोस्ती चल जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आपका कोई दोस्त 15 साल से, 10 साल से आपके साथ है, 10 साल भी काफ़ी होते हैं यार, अगर 10 साल से आपका कोई दोस्त साथ है तो भाई बहुत बड़ा ये आपकी कमाई है ये। दे हैव बीन बोसम फ्रेंड्स, वो बोसम फ्रेंड्स हैं सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से ही वो काफ़ी गहरे दोस्त हैं। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। ले इन, पहला है ले इन, संचय करने को बोलते हैं। टू स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़, आप किसी चीज़ को सेव कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, उसी को बोलते हैं ले इन करना। वी लेड इन एनफ, लेड सेकेंड फॉर्म कर दी इसकी ले की। वी लेड इन एनफ, हम काफ़ी सेविंग करते हैं सप्लाईज को, बिफोर द स्टॉर्म अराइव, भाई सप्लाई होती है चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, है ना, जो उसने क्या कर लिया है, ले इन कर लिया है, इकट्ठा कर लिया, संचय कर लिया है काफ़ी सप्लाई का, मतलब गुड्स का, सामान का, बिफोर द स्टॉर्म अराइव, जहाँ पर तूफान आता है वहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तूफान आता है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, पहले ही सप्लाई ला कर रख लेते हैं सारे मटेरियल की, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो वो पहले ही वो ला कर रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ चलता है हफ्तों तक, कई हफ्ते तक वहाँ पर चल जाता है कभी कभी तूफान, तो वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो वी लेड इन मतलब हमने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है, स्टोर कर लिया है। लेआउट तो भाई सिंपल है, योजना बनाना या खर्च करना। टू अरेंज समथिंग टू स्पेंड मनी, मनी स्पेंड करने के लिए खर्च करना, उसको बोलते हैं लेआउट। और लेआउट का मतलब एक वो भी होता है, जैसे कोई चीज़ का दृश्य है ना, अब जैसे आप ये क्लास देख रहे हो तो इसका एक लेआउट है ना, इसका एक दृश्य है, उसको भी लेआउट बोलते हैं। द आर्किटेक्ट लेड आउट द डिज़ाइन फॉर द न्यू बिल्डिंग, तो आर्किटेक्ट ने क्या तैयार करा है, लेआउट मतलब एक तरीके का खांचा तैयार करा है, डिज़ाइन तैयार करा है फॉर द न्यू बिल्डिंग। ले अप, आराम करने के लिए रुकना या फिर संचय करना, उसी को बोलते हैं ले अप करना। टू रेस्ट ड्यू टू इलनेस, इलनेस की वजह से रेस्ट करने को या स्टोर करने को भी बोलते हैं ले अप करना। ही वॉज लेड अप विथ फीवर, उसको क्या था, फीवर था, फॉर 2 वीक्स, तो फीवर में वो क्या कर रहा था, लेड अप कर रहा था, मतलब आराम कर रहा था।
लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना किसी को, डिसअपॉइंट करना, टू समवन, टू डिसअपॉइंट समवन। तो लेट डाउन है, डाउन का तो मतलब वही ना, निराश कर रहे हो हम, गिरावट है किसी चीज़ की। हिज फेलियर, उसका जो फेलियर था एग्जाम में, रियली लेट डाउन हिज पेरेंट्स, और उससे क्या हो गया, उसके पेरेंट्स को निराशा मिल गई, उसके पेरेंट्स उससे निराश हो गए। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप देख रहे हो यार एक क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लिए हमने, फ्रेजल वर्ब्स देख लिए, और अब हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो एक ही वोकैब क्लास भाई साहब, ये मास्टर क्लास है वोकैब की। कुछ ही महीने अगर इसको कर लिया तो भाई साहब चैंपियन हैं आप सीधा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। उसको शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, 2 पार्ट में, 100 इन ईच, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो। 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको वहाँ से ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो उसको जाकर देखिए और अपने 2-3 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। चलिए, आर्मिस्टाइस नाउन होता है, युद्ध विराम को बोलते हैं आर्मिस्टाइस। एन एग्रीमेंट टू स्टॉप फाइटिंग टेम्परेरीली। आर्मिस्टाइस हो रहा है मतलब विराम हो रहा है, कोई युद्ध चल रहा था उसके बीच में आर्मिस्टाइस हो गया, मतलब युद्ध को रोक दिया गया। अभी इजराइल और हमास के बीच में क्या हुआ है, आर्मिस्टाइस हुआ है। वहाँ पर युद्ध चल रहा था लेकिन बीच में अभी उन्होंने आर्मिस्टाइज कर दिया, युद्ध को रोक दिया। सीज फायर भी इसका सिनोनिम हो सकता है। द 2 नेशंस साइंड एन आर्मिस्टाइज, 2 देशों ने क्या साइन करा है, एक आर्मिस्टाइज युद्ध विराम। टू हल्ट द वॉर, हल्ट होता है थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को रोकना, तो हल्ट द वॉर मतलब वॉर को रोकना। तो आर्मिस्टाइज क्या हो गया, वही हो गया युद्ध विराम, एक स्टॉप लगाना, हल्ट लगाना वॉर में। एस्ट्रोलॉजी नाउन होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है भाई, नाउन होता है। ज्योतिष को बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब होता है, ज्योतिष विज्ञान। द स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन अफेयर्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनका ह्यूमन अफेयर्स मतलब इंसानों के ऊपर क्या प्रभाव है, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। भाई ज्योतिष विज्ञान है, जैसे हस्तरेखा देखते हैं वो भी तो अपने आप में क्या है, एस्ट्रोलॉजी है। आपकी माथे की रेखा, माथे को पढ़ेंगे है ना, या फिर फोरटेलिंग करेंगे तो वो सारा क्या है, वो सब एस्ट्रोलॉजी है। राशियाँ पढ़ना ये सब उसी में आ जाता है ना। मैनी पीपल कंसल्ट एस्ट्रोलॉजी टू डिटरमाइन देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करते हैं। ठीक है, तो वही होता है ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। एवरिशियस, एवरिशियस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लालची को बोलते हैं एवरिशियस, लोभी कोई व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं एवरिशियस। एक्सट्रीम ग्रीडी फॉर वेल्थ, जिसको वेल्थ की बहुत ज़्यादा चाह होती है कि मैं और पैसा कमा लूँ, और दौलत कमा लूँ, और धन कमा लूँ, उसी को बोलते हैं एवरिशियस। वो होता है लालची या लोभी। देखो लालची और कंजूस में फ़र्क है। लालची और कंजूस को आप एक जगह मत समझो। लालची वो होता है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि मैं और कमाऊँ और कमाऊँ, और जो कंजूस होता है वो होता है जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये एवरिशियस है लालची। द एवरिशियस बिजनेसमैन एक्सप्लॉइटेड हिज वर्कर्स फॉर मोर प्रॉफिट, जो एक लालची बिजनेसमैन है, एवरिशियस बिजनेसमैन है, वो एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है अपने वर्कर्स का, फॉर मोर प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। एबोरिजाइंस अगला वर्ड है। एबोरिजाइंस नाउन होता है ये, इसका मतलब होता है मूल निवासी। ओरिजाइंस देखो, ओरिजिन, ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब जहाँ कोई मूल है किसी जगह का। तो एबोरिजाइंस कौन हो गए, वो लोग जो किसी जगह के निवासी हैं, नेटिव हैं जो। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए रीजन, एक रीजन के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वहीं रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एबोरिजाइंस। कंगारू कहाँ का एबोरिजाइंस है, ऑस्ट्रेलिया का। कीवी कहाँ का एबोरिजाइंस है, वो है न्यूजीलैंड का। तो वो एबोरिजाइंस उसी को बोलते हैं। द एबोरिजाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ रिच कल्चरल हेरिटेज, जो एबोरिजाइंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो वो क्या करते हैं, एक उनके काफ़ी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है उनकी, सांस्कृतिक विरासत है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे चारों पार्ट। चलिए अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम, जिसके बाद आपको अभी तक आपने जो भी पढ़ा है सारा कुछ आपको यहीं इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करते हैं वो क्या प्रैक्टिस, और पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज फुटफॉल मीन, फुटफॉल का क्या मीनिंग है, बताइए भाई, फुटफॉल का क्या मीनिंग है। साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, हाँ ये हो सकता है। द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग अ प्लेस, हाँ ये भी है। अ टाइप ऑफ फुटवेयर, फुटवेयर तो नहीं है, तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो डी ऑप्शन, ये ए और बी काटो, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी। भाई फुटफॉल का मतलब होता है
कि जो आवाज़ आ रही है तो उसी को तो बोलते हैं जो पैरों की आवाज़ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लोगों को भी बोलते हैं, जो किसी जगह को विजिट कर रहे हैं उन लोगों को भी बोल देते हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे सिनोनिम पूछा है रिप्लीट का। रिप्लीट का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। तो एम्प्टी तो इसका हो गया क्या? एंटोनियम। लैकिंग भी इसका हो गया एंटोनियम। इनकम्प्लीट एंटोनियम। रिप्लीट भरा हुआ मतलब एबंडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफाइस? सफाइस का भी मतलब होता है कोई चीज़ सफिशिएंट है, भरपूर है, एनफ है। टू फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट, नहीं, इसका उल्टा हो गया है। तो रिड्यूस कर रहे हो अमाउंट को, नहीं। इंक्रीज कर रहे हो, नहीं। कोई चीज़ एनफ है या फिर एडिक्वेट है, उसी का मतलब होता है सफाइस, बी ऑप्शन करेक्ट। तो सफाइस भी और ये रिप्लीट भी दोनों बराबर सेम सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। सिमरिंग का मतलब पूछ रहा है भाई, सिमरिंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ भड़क रही है ना, कोई चीज़ सुलग रही है, उसी को तो बोलते हैं सिमरिंग। तो कुकिंग फूड एट ए हाई टेम्परेचर, नहीं, हाई नहीं, लो टेम्परेचर पे होता है। टेंशन और एंगर, टेंशन है या एंगर है, स्लोली बिल्डअप हो रहा है, यही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सिचुएशन दैट इज कंप्लीटली काम, नहीं, कंप्लीटली काम नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिमरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे सुलग रही है, तो टेंशन या एंगर स्लोली बिल्डिंग अप। फेशियल एक्सप्रेशन, विच वर्ड मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन? इनमें से बताओ फेशियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? काउंटेनेंस होता है फेशियल एक्सपीरियंस। फ्रेंजी तो पागलपन होता है, उन्माद को बोलते हैं। कंसेंसस मनसा होती है। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, नहीं। काउंटेनेंस का मतलब होता है भाई साहब फेशियल एक्सप्रेशन। देख रहे हो यार कितने शानदार तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हैं, करते करते ही याद हो जा रही हैं चीज़ें सारी। रिलक्टेंट का अपोजिट पूछा है भाई, रिलक्टेंट का अपोजिट बताओ। तो रिलक्टेंट क्या होता है? रिलक्टेंट होता है जो हिचकिचाता है, तो हेजिटेंट तो इसका सिनोनिम हो गया, है ना। रेजिस्टेंट भी सिनोनिम हो गया और डिसइंटरेस्टेड भी। रिलक्टेंट है मतलब विलिंग नहीं है उसकी, वो हिचकिचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो उत्सुक है, ईगर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। कैटेस्ट्रोफे का मतलब पूछ लिया कि भाई कैटेस्ट्रोफी का रेफर्स टू, इसका क्या मतलब होता है? तबाही को बोलते हैं ना, अचानक से कोई एक खतरनाक चीज़ हो गई, डिजास्टर हो गया, उसी को बोलते हैं। एक माइनर सेट नहीं, तबाही है बहुत बड़ा है तो माइनर कैसे होगा? एक हैप्पी इवेंट को तबाही थोड़ी बोल दोगे आप। कोई हल्का सा झगड़ा हो गया, कन्फ्लिक्ट, उसको थोड़ी तबाही बोल दोगे। तबाही का मतलब है आपदा, जिसने बुरा हाल कर दिया है। एक सडन है, अचानक से आ गई है, और डिजास्टरस इवेंट है, डिजास्टर हो गया है, आपदा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स जनरल एग्रीमेंट किसको बोलते हो भाई आप? जनरल एग्रीमेंट क्या है? कि आप सहमति हो रही है ना, अग्रीमेंट हो रहा है। तो कैटास्ट्रोफी तो तबाही है, फ्रेंजी पागलपन है या फिर उन्माद है, रिलक्टेंट इसको भी छोड़ दो। बी ऑप्शन देखो कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब ही होता है जनरल एग्रीमेंट। मिटिगेट करने का क्या मतलब है भाई? मिटिगेट करते हो तो क्या करते हो? आप चीज़ों को कम करते हो ना, तो इंटेंसिफाई तो बढ़ाना हो गया, इसका उल्टा वर्सन और बिगाड़ना हो गया। इग्नोर करना नहीं, रिड्यूस करते हो आप या फिर लेसन करते हो, किसी चीज़ को कम करते हो, वही होता है मिटिगेट करना, बी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ प्रोमिनेंट? अपोजिट बताना है प्रोमिनेंट का, तो प्रोमिनेंट कौन है? प्रोमिनेंट तो भाई वो है ना जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो डिस्टिंग्विश्ड नहीं, फेमस वेल नोन ये भी नहीं। ऑब्सक्योर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका अपोजिट पूछा है, प्रोमिनेंट होता है फेमस, ऑब्सक्योर जिसको कोई नहीं जानता, जो अननोन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब पूछा है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू क्या है? आकाश, और बोल्ट गिर गया वहां से, तो मतलब एकदम से तो गिरा होगा, तो फिर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक हो गया। अ सडन डिजास्टर हो सकता है, सरप्राइजिंग इवेंट ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। एक प्लान्ड इवेंट तो नहीं है, अचानक हुआ है, एक्सपेक्टेड भी नहीं है। देखो सडन डिजास्टर होता है क्या? कैटेस्ट्रोफे, लेकिन सरप्राइज इवेंट है, अचानक से सामने आ गई है कोई चीज़, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोन ऑफ कंटेंशन ये तो सिंपल है भाई, कोई भी ऐसा चीज़ है जो एक झगड़े की कारण बन जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेलिब्रेशन का सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है डिसएग्रीमेंट का या फिर डिस्प्यूट, झगड़े का, बी ऑप्शन करेक्ट। बून इन डिस्गाइज का मतलब पूछ लिया भाई, बून इन डिस्गाइज क्या है? बून होता है वरदान और डिस्गाइज होता है कोई परेशानी। आप परेशान थे, आपकी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी चल रही थी, लेकिन वो चीज़ बून साबित हो गई, तो समथिंग हार्मफुल तो नहीं है। हाँ हाँ यही होगा, समथिंग हार्मफुल एट फर्स्ट, शुरुआत में कोई चीज़ हार्मफुल लग रही है बट अल्टीमेटली हेल्पफुल, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी तो गलत है। बॉसम फ्रेंड किसको बोलते हैं? बहुत पक्का दोस्त है ना, एकदम पहले से ही साथ है, तो उसको बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। अ क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड, ए ऑप्शन करेक्ट।
एक्वेंटेंस परिचित को बोलते हैं एक्वेंटेंस, ये भी नहीं है, बिजनेस पार्टनर नहीं है, फैमिली मेंबर नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ले इन का मतलब पूछ रहा है कि भाई ले इन का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए। ले इन का मतलब, सीधा आंसर पे चलते हैं। टू स्टोर समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़। ले इन का मतलब है स्टोर करना, सेव करना, बी ऑप्शन करेक्ट। लेआउट का मतलब पूछा है टू मेक अरेंजमेंट और प्लान्स। टू मेक अरेंजमेंट और प्लान्स, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। यही लेआउट का मतलब होता है, प्लान का अरेंजमेंट बनाना, तैयार करना, एक खाका तैयार करना लेआउट होता है। ले अप का मीनिंग पूछा है 17, है ना। ले अप का मीनिंग पूछा है कि भाई क्या होता है, तो टू स्टोर नहीं, स्टोर करने को तो ले इन का मतलब है रेस्ट करना ड्यू टू इलनेस, हाँ यही तो है। ले अप का मतलब यही तो है, आप बीमारी में रेस्ट करते हो, वही होता है ले अप। लेट डाउन का मतलब तो कम करना है किसी को, लेट डाउन मतलब किसी चीज़ को कम कर दो। रेज नहीं कर रहे, एनकरेज नहीं कर रहे, सोल्व नहीं कर रहे, आप कर रहे हो डिसअपॉइंट, भी ऑप्शन करेक्ट है। लेट डाउन मतलब डिसअपॉइंट करना। आर्मिस्टाइज का मतलब पूछ लिया कि भाई आर्मिस्टाइज का क्या मतलब है। आर्मिस्टाइज तो वही होता है ना, युद्ध चल रहा है उसमें आर्मिस्टाइज हो गया, मतलब युद्ध विराम हो गया। परमानेंट पीस नहीं है, टेम्परेरी है, हल्ट लगा है थोड़े समय के लिए इन फाइटिंग, भी ऑप्शन करेक्ट है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, प्लान टू अटैक भी नहीं है। विच वर्ड रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल बॉडीज होती हैं जो आकाश की बॉडीज होती हैं, ग्रह वगैरह होते हैं, उनको कौन पढ़ता है और उनके ह्यूमन पर जो बिहेवियर होता है उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी और बायोलॉजी। बताइए, एस्ट्रोलॉजी होता है ना, तो उसी को बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज की स्टडी करने को, भी ऑप्शन करेक्ट है। एवरिशियस का मतलब पूछा है कि भाई एवरिशियस क्या होता है। एवरिशियस लालची को बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। एक्सट्रीमली ग्रीडी, यही ऑप्शन करेक्ट है। जनरस नहीं होता, वो तो ग्रीडी होता है, लालची होता है, वाइज भी नहीं है, लेजी भी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एवरिश मतलब ग्रीडी है। एबोरोजेंस का मतलब पूछा कि भाई एबोरोजेंस क्या है। एबोरोजेंस तो वही है ना जो वहाँ के ओरिजिन में रहता है, वहाँ का नेटिव है। पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री नहीं, ये तो विदेशी हो गया ना, ये तो एलियन हो गया। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है किसी रीजन का, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, कि वहाँ का जो मूल निवासी है उसको बोलते हैं एबोरिजेंस। तो देखा आपने, ये जितना भी कुछ आज पढ़ा था, ये इस प्रैक्टिस के बाद सारा कुछ आपको याद हो गया होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ये यूट्यूब पर बेस्ट क्लास है वोकैब की। कुछ महीने आप सोचो ना, कुछ महीने आप 20-25 वर्ड्स वोकैब के और इडियम फ्रेजेस रोज़ ही याद करते हो, महीने में कितना हो जाएगा और कुछ महीने में कितना बन जाएगा। और पूरे साल अगर आपने ये कंटिन्यू कर लिया ना भाई साहब, आप डिक्शनरी बन जाओगे, गारंटी देता हूँ इस बात की। कहीं नहीं है भाई, बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत तरीके से करता हूँ। चलिए अब आपको 2 काम करने हैं, 2 वर्ड्स देकर जाता हूँ मैं आपको, आप बताओ उसमें क्या मतलब है उनका। तो एक तो मैं दे देता हूँ आपको एबोरोजाइंस, अरे नहीं एबोरोजाइंस तो यहीं पर है, आप अभी यहीं से छाप दोगे। अलग से देता हूँ, आज मैंने कौन कौन से पढ़ाए हैं। एक तो आप बताओ मुझे सफाइस का मतलब बताओ, ठीक है। सफाइस का सिनोनिम लिखो कमेंट में, और दूसरा लिखो आप कैटेस्ट्रोफे का। कैटेस्ट्रोफे, इसकी स्पेलिंग देखना, बहुत गलती होती है इसमें, PHE, कैटेस्ट्रोफे, ओके। सफाइस का और कैटेस्ट्रोफे का आप मुझे सिनोनिम ज़रूर लिखेंगे कमेंट में, ओके। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे एफर्ट्स लगते हैं, तो भाई साहब लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट ज़रूर करें यार। आप मुझे बताओ तो कम से कम आपको अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स ठीक हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो मोटिवेशन रहेगा यार। रोज़ वीडियो लाता हूँ आपके लिए, आप कमेंट भी नहीं कर सकते क्या? तो कमेंट करो ज़रूर। सफाइस का और कैटेस्ट्रोफे का मुझे सिनोनिम दे दो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हो लिख दो, ओके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ओके। चलिए फिर ठीक है, मैं अब अपना ऑफिस संभालता हूँ जाकर। आप लोग दिन भर अपनी पढ़ाई संभालो, तैयारी करो लगा के, PDF डाउनलोड करो, वहाँ से आप नीचे देखो ये रही ना, यहाँ पर आंसर की है, यहाँ से आंसर की ले लेना और प्रैक्टिस लगाओ। और आप उसमें अगर 20-22 वर्ड्स हैं ना, तो 20-22 में से अगर आपके 15 भी ठीक हो गए तो आप अच्छा कर रहे हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।